हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जब हमारी सेशन स्टार्ट हो रहा था तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, बेसिक चीजें बताई थी कि हम 12th क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले थे। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज वक्त आ गया है हमारा, हम बुक फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो रिलेटेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्या मतलब है, पहले वो समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देखो, चार्ज जब स्टेशनरी हो, रुका हुआ हो, तब उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं, वो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। उसके बाद जब चार्ज मूव करेगा तो उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, वो चला जाएगा इलेक्ट्रोकाइनेमेटिक्स या उसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी कहते हैं। तो फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब कि चार्ज जब रुका होगा, स्टेशनरी होगा, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, उनके बारे में हमें स्टडी करना है। वो चीजें बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं कि चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो चार्ज ही होने वाला है। आज जो भी कुछ डिस्कस करेंगे हम चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 11th क्लास में आपने जो चीजें पढ़ी थी, जैसे हो गई मैकेनिक्स, हो गई या फिर सॉलिड लिक्विड गैस, तो 11th क्लास में आपने जो चीजें पढ़ी वो पूरी की पूरी कॉन्सेंट्रेट करती थी मास के ऊपर। मास के ऊपर ही सारी चीजों को स्टडी किया जाता था। जितनी भी चीजों को स्टडी किया उनकी एक बेसिक प्रॉपर्टी होती थी मास। मास पे कॉन्सेंट्रेट करके हम सारी स्टडी करते थे। अब 12th क्लास में वही रोल प्ले करेगा चार्ज, मतलब चार्ज के ऊपर, चार्ज के इर्द गिर्द सारी बातें चलेंगी हमारी। तो इसका मतलब ये कि चार्ज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके बारे में हम पूरा साल भर डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम उसको जान ले तो ज्यादा अच्छा है, जब हम उसको जान लेंगे तो हम उससे फेमिलियर हो जाएंगे, जब उससे फेमिलियर हो जाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज को समझना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा ये कि हम चार्ज को अच्छे से समझें कि चार्ज होता क्या है। तो चार्ज क्या होता है ये समझने के लिए हम क्लासिकल फिजिक्स और एडवांस फिजिक्स दोनों में डिफरेंस क्रिएट करके देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो, अगर क्लासिकल फिजिक्स और एडवांस फिजिक्स, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ढूंढा जाए तो बेसिक डिफरेंस ये है कि क्लासिकल फिजिक्स में हमने जो चीजें पढ़ी थी वो रिलेट करती थी उन चीजों से जिन्हें हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। जैसे सॉलिड लिक्विड गैस, इनके बारे में हमने पढ़ा। मैकेनिक्स में कोई पार्टिकल जब मूव करता था तो हम उनको रियलिटी में भी विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे हमने कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए हैं, अ पार्टिकल मूव्स विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व किए हैं और ऐसे कंसेप्ट हमने पढ़े हैं। तो ये सारी चीजें जो 11th क्लास में आपने पढ़ी हैं उनको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, हम प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड में भी उन चीजों को अप्लाई करके देख सकते थे। लेकिन एक जो डिफरेंस है एडवांस फिजिक्स में, मतलब 12th क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, उसमें एक डिफरेंस ये कि अब जो चीजें आप पढ़ोगे ना उनको आप रियलिटी में देख नहीं सकते हो। वो एग्जिस्ट करती हैं लेकिन उन्हें देखा जाना पॉसिबल नहीं है। तो चार्ज की ही बात कर लेते हैं। तो देखो, चार्ज कैसे बना, सबसे पहले हम ले लेते हैं सब्सटेंस। एक सब्सटेंस कैसे बनता है, हमने डेफिनेशन पढ़ी है, 2 और मोर मॉलिक्यूल्स मेक अ सब्सटेंस। 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल मिलके एक सब्सटेंस बनाते हैं। तो सब्सटेंस की एक बेसिक यूनिट क्या हो गई, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल किससे बनता है, बहुत सारे एटम से मिलकर बनता है। तो मॉलिक्यूल की बेसिक यूनिट हो गई एटम। तो जब क्लासिकल फिजिक्स में हमने कंसेप्ट पढ़े, मैकेनिक्स पढ़ी, उसके बाद सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी, तो अब इंसान की इच्छा थी कि और ज्यादा डीपली चीजों को स्टडी करें। और ज्यादा डीपली स्टडी करने के लिए देखो क्या किया इंसान ने, ये जानने की कोशिश की कि हम बने कैसे, या इस यूनिवर्स में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है, हम जो कुछ भी देख पाते हैं, पेड़ पौधे, हवा, मिट्टी, पत्थर, पानी, जितने भी चीजें, हमारी बॉडी, ये बनी कैसे है, किस तरीके से बनी है। और ये पता लगाने के लिए देखो क्या कंसेप्ट उन्होंने इस्तेमाल किया। बेसिक सी चीज है, किसी भी चीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये पता लगाना है तो उसे टुकड़ों में तोड़ो। उसे टुकड़ों में तब तक तोड़ते जाओ जब तक छोटी से छोटी यूनिट का नहीं पता लग जाए।
छोटी से छोटी यूनिट ही आपको बता पाएगी कि बड़े से बड़ा ऑब्जेक्ट सब्सटेंस उससे मिलकर कैसे बना है। तो अगर हम छोटी से छोटी यूनिट को स्टडी कर लें तो हम इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती है सबको स्टडी कर पाएंगे। तो इसके लिए इंसान ने क्या किया, तोड़ना शुरू किया चीजों को, सब्सटेंस को तोड़ा। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हम एक चौक को क्रश किया, तोड़ा, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल निकले। अब उसमें से एक छोटा सा पार्टिकल ले लिया, उसको तोड़ा। अगर वो नहीं टूटता है तो उसे लेबोरेटरी में ले जाके हम एडवांस इक्विपमेंट से उनसे उनको तोड़ने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि एक मॉलिक्यूल या एक सब्सटेंस को एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही तोड़ना पॉसिबल होता है, उससे ज्यादा आगे हम उसको तोड़ नहीं पाते हैं। तो उस जो सबसे छोटी से छोटी यूनिट है उसको हमने एटम कहा था, इसीलिए एटम की डेफिनेशन बनी थी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज कॉल्ड एटम। लेकिन आगे जो टेक्नोलॉजी आई उसमें हम एटम को भी तोड़ सकते थे, और एटम को तोड़ने के बाद हमें पता चला कि एटम के अंदर भी कई सारी चीजें होती है, कई सारी चीजों से मिलकर बना होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो एटम बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन फिर भी एटम की डेफिनेशन तो आज भी हम ये पढ़ते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ऐसा क्यों? देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि एटम को तोड़ना तो पॉसिबल है, एटम को तोड़ा तो जा सकता है, लेकिन जिस वक्त हमने एटम को तोड़ दिया ना, तो फिर वो जिस सब्सटेंस की यूनिट था, जिस सब्सटेंस से निकल के आया था, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी नहीं रह जाएगी उसके अंदर। जैसे हमने चौक को क्रश किया, छोटे से छोटा पार्टिकल लिया, उसे लेबोरेटरी में जाके और आगे फर्दर डिवाइड किया, तोड़ा, तो एक लिमिट के बाद वो टूटना बंद हो गया, उसे हमने एटम का। लेकिन अभी भी उसके अंदर चौक की प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर उस एटम को भी हमने तोड़ दिया तो उसमें चौक की कोई प्रॉपर्टी नहीं रह जाएगी। इसलिए एटम की जो डेफिनेशन है वो हम पढ़ते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड एंड व्हिच कंटेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एटम। तो एटम को तोड़ा जा सकता है, लेकिन एटम को तोड़ने के बाद उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। तो एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स मिले हमें, 3 टाइप के पार्टिकल्स मिले, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज थे, प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज थे, और न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल थे। अब ऐसा नहीं है कि जिसने एटम की डिस्कवरी की, एटम को तोड़ा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसे दिखाई दिए। जैसे बोर मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल है, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल है। इन मॉडल्स में बताया गया कि एक एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो रदरफोर्ड ने या नील्स बोर ने कोई वास्तव में देखा नहीं माइक्रोस्कोप लगा के कि एक प्रोटॉन बैठा है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन बैठा है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। इन्हें देखा जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने एक सब्सटेंस को इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल तक तोड़ दिया है कि अब उसे हम देख नहीं सकते। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को तो माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है। आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनाई गई जिससे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को देख सकें। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऐसी चीजें जिन्हें हम देखा नहीं जा सकता है, जिन्हें आज तक कभी किसी ने देखा नहीं है। जैसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो की है थॉमसन प्लम पुडिंग ने की है, प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है वो रदरफोर्ड ने की है, न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो जेम्स चैडविक ने की है। तो अगर हम प्लम पुडिंग से पूछें या रदरफोर्ड से पूछें या जेम्स चैडविक से पूछें कि क्या आपने इलेक्ट्रॉन को, क्या आपने प्रोटॉन को, क्या आपने न्यूट्रॉन को कभी देखा है, तो वो बोलेंगे नहीं, हमने नहीं देखा है। तो जिस इंसान ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, जिसने प्रोटॉन की डिस्कवरी की, जिसने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, उन्होंने खुद ने तो आज तक कभी देखा नहीं कि इलेक्ट्रॉन कैसा दिखाई देता है या प्रोटॉन कैसा दिखाई देता है। जब उन्होंने खुद ने नहीं देखा तो वो हमें क्या सिखाएंगे, हमें क्या बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन ये काम करते हैं। तो देखो, आज तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कोई देख नहीं पाया, क्योंकि ये इतने छोटे साइज में, इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल तक छोटे होते हैं कि इन्हें किसी भी मशीन से, किसी भी इक्विपमेंट से देखा जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन देख नहीं सकते इसका ये मतलब नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, और इसको आइडेंटिफाई करने के और भी कई सारे तरीके हैं। जैसे आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक गोल्ड की जो बहुत स्मॉलेस्ट थिन फॉइल थी उसके अंदर अल्फा रेस को फेंका था, इंसिडेंट किया था, और उसने देखा कि अधिकतर अल्फा रेस जो है वो सीधी की सीधे निकल गई, एक अल्फा रे वापस 360 डिग्री एंगल पे निकल गई, 180 एंगल पे पीछे चली गई, और कुछ वहां से डाइवर्ट हुई, डेविएट हुई। तो इससे कुछ कंक्लूजन्स निकाले। डायरेक्टली रदरफोर्ड ने देखा नहीं
कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस में प्रोटॉन बैठा है और प्रोटॉन खुद कह रहा है कि मैं प्रोटॉन हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कंक्लूजन्स निकाले गए किस तरीके से, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके, और उन एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन्स निकले उनसे एक थ्योरी बनाई गई, एक सोचा गया कि अच्छा ऐसा हो सकता है। अब आज हम पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड और नील्स बोर की थ्योरी। हो सकता है कल की डेट में कोई और साइंटिस्ट बोले कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, ये तो सब बेवकूफ बनाया गया है, कुछ और ही होता है। अगर उसकी थ्योरी हर एक इंसिडेंट, हर एक फिनोमेना को प्रूव करती है तो फिर आगे से हम उसकी थ्योरी पढ़ने लग जाएंगे। तो ये सारी की सारी थ्योरीज है। चार्ज को आज तक कभी किसी ने देखा नहीं है। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इनको आज तक कभी किसी ने देखा नहीं है। ये एक थ्योरी है। हाँ, इनकी जो थ्योरी है वो हर एक इंसिडेंट, हर एक फिनोमेना पे प्रॉपर बैठती है, उनको प्रूव कर पाती है, इसलिए हम इनकी थ्योरीज को पढ़ रहे हैं। और कल को नया साइंटिस्ट आता है और वो अपनी नई थ्योरी बताते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रॉन नहीं है, चार्ज नहीं होता है, कुछ भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नाम की कोई चीज नहीं होती है, लेकिन अगर उसकी थ्योरी सारे फिनोमेना को प्रूव करती है तो हम उसकी थ्योरी को भी कंसीडर करेंगे, आगे से वो भी आपकी बुक में ऐड हो जाएगी। तो ये मान के चलो कि चार्ज को आज तक किसी ने देखा नहीं है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसे ऑब्जर्व किया जा सकता है इक्विपमेंट्स के थ्रू। तो ये था बेसिकली चार्ज के बारे में। तो चार्ज की अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछता है, डिफाइन चार्ज, तो हम चार्ज के बारे में क्या बोलेंगे? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। ध्यान से सुनना, चार्ज की डेफिनेशन बता रहा हूं, चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। इसे Q से डिनोट करते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस which determines attractive or repulsive force between two bodies या between two objects। देखो, चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे के पास लाया जाए तो दोनों के बीच में रिपल्शन होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को पास में लाया जाए तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट के, किसी बॉडी के पास चार्ज है या नहीं है, ये एग्जिस्ट पता लगाना है, आइडेंटिफाई करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उन दोनों बॉडीज को पास लेके आते हैं। अगर दोनों के बीच में रिपल्शन होता है इसका मतलब दोनों के पास सेम चार्ज है, और अगर दोनों के बीच में अट्रैक्शन है तो इसका मतलब दोनों के पास अपोजिट चार्ज है। तो ये एक थ्योरी है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स के पास चार्ज है या नहीं है, और अगर है तो वो कौन सा चार्ज है। ये सारी चीजें हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी जितनी टाइप की प्रॉपर्टीज है चार्ज की, वो सब पढ़नी है हमें आज की क्लास में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सबसे पहली प्रॉपर्टी हो गई प्लस और प्लस के बीच में रिपल्शन और प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन। ये पहली प्रॉपर्टी। और भी प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ये आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? जैसे सपोज करो मैं एक एटम बनाता हूं, ऑक्सीजन एटम है हमारे पास, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका एटॉमिक मास होता है 16। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के पास टोटल 8 नंबर ऑफ एटम्स हैं। और आपको पता है किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दूसरे में मैक्सिमम 8 जा सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के पास टोटल 8 होते हैं, जिनमें से 2 पहले ऑर्बिट में चले गए तो बचे हुए 6 दूसरे मतलब कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जाएंगे। अब किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकाल दूं तो देखो, अब ऑक्सीजन के पास क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे 7 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे 8। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, किसी भी एटम के अंदर, कोई भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। मतलब अगर हाइड्रोजन के एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब उसके पास 1 प्रोटॉन होगा। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 प्रोटॉन होंगे। किसी भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस एटम के पास, और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान में रखनी है चीजें, कुछ बेसिक चीजें जो आपको हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए।
कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है, जैसे नाइट्रोजन का 7 है, इसका मतलब उसके पास 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और 7 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। जब वो अपनी नेचुरल स्टेट में, अगर हम उससे इंटेंशनली कोई इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं तो एक अलग बात है। जैसे ऑक्सीजन से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो अब उसके पास 7 तो इलेक्ट्रॉन रह गए और 8 प्रोटॉन। अब देखो, इसके अलावा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल भी हो सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के या फिर ऐसा जरूरी भी नहीं है। देखो, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, क्या होता है वो तरीका? इस तरीके से एटम को रिप्रेजेंट किया जाता है। ए बता रहा है कि वो एटम का नाम क्या है। जैसे हाइड्रोजन है तो एक जगह H आ जाएगा, हीलियम है तो एक जगह He आ जाएगा, ऑक्सीजन है तो एक जगह O आ जाएगा। ए बता रहा है उस पर्टिकुलर एटम को, उसका नाम क्या है। एक्स बता रहा है उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे। इसके बाद अगर बात करें जेड की, तो जेड होता है एटॉमिक मास। जेड होता है एटॉमिक मास। अब कोई भी एटम का मास किससे बनता है? एटम में कौन कौन सी चीजें होती हैं? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये 3 चीजें होती हैं। अब ये 3 चीजें मिलकर ही तो एटम को बनाती है। तो एटॉमिक मास में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। मतलब 9.1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 31, 1 के आगे 31 टाइम्स 0 लगेंगे। इतना कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 kg। अब देखो, यहां पे पावर है -31, यहां पे पावर है -27। तो अगर -31 को मैं 10 टू पावर 4 से, मतलब कि 10,000 से जब मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 10 टू पावर -27 के इक्विवेलेंट आती है। इसका मतलब प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से ऑलमोस्ट लगभग 10,000 गुना ज्यादा होता है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन काफी हल्का मटेरियल होता है, हल्का पार्टिकल होता है। प्रोटॉन उससे कई गुना ज्यादा भारी होता है। हालांकि होता प्रोटॉन भी हल्का है, उसे भी देखा नहीं जा सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन से तो 10,000 गुना ज्यादा भारी होता है। और न्यूट्रॉन का भी जो एटॉमिक मास है ऑलमोस्ट 1.67 इंटू 10 पावर -27 होता है। इसका मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सामने इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास है वो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर से डिसाइड होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, तो वो नेग्लिजिबल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सामने। इसीलिए किसी भी एटम का जो मास होता है वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिसाइड किया जाता है। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 8 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं 8। अब इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होते हैं, प्रोटॉन का मास 8 और न्यूट्रॉन का मास 8 और 8 मिलकर हो गए 16। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो जाता है 16 और एटॉमिक नंबर होता है 8। और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज होता है उतना ही, लेकिन पॉजिटिव। तो जितना एटम के पास नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, उतना ही एटम के पास पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के कारण। क्योंकि दोनों का नंबर इक्वल होता है हमेशा, और दोनों पे जो चार्ज होता है वो इक्वल अमाउंट का होता है, लेकिन नेचर अपोजिट होती है। तो दोनों मिलके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और न्यूट्रॉन पहले से ही न्यूट्रल होते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एटम अपनी नेचुरल स्टेट में हमेशा न्यूट्रल रहता है, क्योंकि जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। दूसरी चीज, किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है डेफिनेटली उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
प्रोटॉन्स के इक्वल भी हो सकते हैं, प्रोटॉन से कम भी हो सकते हैं, प्रोटॉन से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन का केस ले लें, नाइट्रोजन का जो एटम होता है, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से 7n15। इसका मतलब उसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 7, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 7, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। अगर ये पता लगाना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम क्या कर सकते हैं, उसके एटॉमिक मास में से उसके एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं। तो देखो एटॉमिक मास है 15, एटॉमिक नंबर है 7, तो ये हो जाएंगे 8। मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 7। अब एटॉमिक मास डिसाइड करने के लिए इलेक्ट्रॉन काउंट में आते नहीं है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन काम में आते हैं, दोनों को ऐड करें तो ये हो जाता है 15। इसका मतलब किसी भी एटम का कितना एटॉमिक मास है वो डिसाइड करते हैं मिलकर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अगर हमें किसी एटम में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ये पता लगाना है तो उसके एटॉमिक मास में से उसके एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बेसिक प्रॉपर्टीज है चार्ज की। आज इंट्रोडक्शन चल रहा है चार्ज के बारे में, तो कुछ नई चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। धीरे धीरे आप जब इनके फैमिलियर हो जाओगे तो आपको अपने आप दिमाग में ये चीजें बैठ जाएंगी। और दूसरी चीज कि हाँ, आप इनको एक्सेप्ट करना सीख लो। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि 11th क्लास में जो आपने चीजें पढ़ी मैकेनिक्स में, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, ये चीजें रियल में भी एग्जिस्ट करती थी, प्रैक्टिकली भी आप उनको एज्यूम कर सकते थे, तो आपको उनको एक्सेप्ट करना थोड़ा इजी हो जाता था। ये चीजें वर्चुअल चल रही हैं, आपने कभी रियल लाइफ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को देखा ही नहीं है, आपने क्या किसी ने भी नहीं देखा है, तो इनको एक्सेप्ट करने में हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे। लेकिन इनको ज्यादा टाइम दोगे, जितना ज्यादा इनके साथ टाइम स्पेंड करोगे उतना जल्दी आप इनके दोस्त बन जाओगे, इनसे फैमिलियर हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको दो चीजें करनी है, एक तो इनसे फैमिलियर होना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है इनके साथ, और दूसरा अपनी विजुअलाइजेशन पावर को थोड़ा बढ़ाना है। अब आप बड़े हो गए हो, आप 12th क्लास में आ गए हो, तो अब आपको अपनी विजुअलाइजेशन पावर को भी बढ़ाना है। मतलब जो चीजें मैं बोल रहा हूं आपको अपने माइंड में उनको विजुअलाइज करना है, एक स्टोरी की तरह आपको दिमाग में बिठाना है कि अच्छा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमता होगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते होंगे या इलेक्ट्रॉन देते होंगे, डोनेट करते होंगे, ये सारी चीजों को विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको। अब सेकंड प्रॉपर्टी चल रही थी कि अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया जाए तो देखो क्या होता है। अब ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह गए 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रह गए 8। अब कौन ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, प्रोटॉन। इसका मतलब ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। मतलब अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं तो उस एटम पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और यहीं अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया होता तो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते 9, 8 तो ऑलरेडी है, एक और दे दिया हमने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी भी 8 हैं। तो इसका मतलब क्या होता कि अब ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज डोमिनेट कर रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डोमिनेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो किसी भी एटम को, सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गई, किसी भी एटम को पॉजिटिवली चार्ज बनाना है तो उससे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लो, किसी भी एटम को नेगेटिवली चार्ज बनाना है तो उसे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो। इस तरीके से हम किसी भी एटम को पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अच्छा किसी भी एटम से प्रोटॉन को ले या दे नहीं सकते, मतलब अगर किसी एटम को प्रोटॉन दे तो उसकी पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन निकाल ले तो नेगेटिव चार्ज आ जाना चाहिए। देखो अगर किसी एटम को पॉजिटिवली चार्ज बनाना है या नेगेटिवली चार्ज बनाना है, दोनों ही काम के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही किया जाता है। अगर पॉजिटिवली चार्ज बनाना है तो इलेक्ट्रॉन निकाल लो, नेगेटिवली चार्ज बनाना है तो इलेक्ट्रॉन दे दो। किसी भी कंडीशन में आप प्रोटॉन को दे या निकाल नहीं सकते हो। देखो ऐसा क्यों, क्योंकि इस यूनिवर्स में जितने भी फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो इन सभी फोर्सेस में जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवर फोर्स होता है। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन बैठा है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों मिलके बैठे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत टाइट बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इनके बीच में जो फोर्स होता है वो इस दुनिया का, इस यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवर फोर्स होता है जो इनको जोड़ के रखता है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये इतना ज्यादा होता है कि हम किसी भी कंडीशन में इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को अलग नहीं कर सकते न्यूक्लियस से, या फिर अलग करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी की जरूरत होगी, और इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी इजी है। तो कभी भी
एटम को पॉजिटिवली या नेगेटिव चार्ज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया जाता है, दिए या लिए जाते हैं, कभी भी प्रोटॉन का ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में बैठे होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इनको सेपरेट करना इजीली या पॉसिबल नहीं होता है, बहुत ज्यादा टफ होता है। तो ये था सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी के बाद आ जाते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अच्छा, अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो चार्जेस होते हैं इनको कभी देखा नहीं जा सकता है। थॉमसन ने अगर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की तो उसने खुद ने नहीं देखा आज तक कभी कि इलेक्ट्रॉन कैसा दिखाई देता है, लेकिन फिर भी उसने डिस्कवरी की, दुनिया वालों को बताया इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो जब इलेक्ट्रॉन को हम देख ही नहीं सकते, इतने छोटे हैं, तो उन्हें कभी छू भी नहीं सकते हैं, तो फिर हम एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल कैसे पाते हैं? जब मैं इतनी देर से बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, उन्हें कभी देखा नहीं जा सकता, तो फिर अगर उन्हें देखा नहीं जा सकता तो फिर हम उसको निकाल कैसे लेते हैं एटम से? तो देखो, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन को ले लेना या निकाल लेना पॉसिबल नहीं है। ये इतने छोटे होते हैं कि जिन्हें हम देख नहीं सकते, तो इन्हें लेना या देने की तो बात बहुत दूर की है, हम इन्हें देख ही नहीं सकते हैं। तो देखो, इनके ट्रांसफर के लिए कुछ पर्टिकुलर मेथड होते हैं। डायरेक्टली हम अपने हाथों से इनको दे या ले नहीं सकते, इनके लिए कुछ मेथड्स होते हैं, वो यूज करने पड़ते हैं। तो उनको पढ़ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला है मेथड ऑफ चार्जिंग। ये टॉपिक है, थर्ड प्रॉपर्टी है मेथड ऑफ चार्जिंग। इसमें होता है फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन देना या निकालना, उसको चार्ज करना, इन तीन मेथड से ही पॉसिबल है। इन तीन के अलावा कोई चौथा मेथड नहीं बना जिससे हम ये कर पाए, किसी भी बॉडी को पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज बना पाए। ये केवल इन तीन मेथड से ही पॉसिबल है। सबसे पहला पढ़ लेते हैं फ्रिक्शन। तो देखो, फ्रिक्शन में क्या होता है, जब दो सरफेस को एक दूसरे के साथ रब करते हैं, जैसे ए और बी, इन दोनों को रब किया, तो देखो इससे होता क्या है, जब भी दो सरफेस को रब करते हैं तो फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और हीट एनर्जी से क्या होता है, इन दोनों सब्सटेंस, ये दोनों सब्सटेंस कैसे बनते हैं? सब्सटेंस बनते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं? मॉलिक्यूल बनते हैं बहुत सारे एटम से, और एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जब हम इनको रब करते हैं तो जो हीट जनरेट होती है वो इनके जो एटम्स होते हैं उन एटम के इलेक्ट्रॉन के पास चली जाती है। जैसे ए की बात करें, ए मान लो एक सब्सटेंस है, मान लेते हैं सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉन, ये एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे हम इसको रब करते हैं तो वो हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन को मिलती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर आ जाते हैं। सीधी सी बात है कि किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। पॉजिटिव न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे होता है, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस में नहीं होता है, उसके बाहर जो सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनके पास होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस में सेंटर में तो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज इसके चारों तरफ घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे अट्रैक्शन है, जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बैठा है, पॉजिटिव चार्ज है, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बैठा है सेंटर में और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। तो मैं अगर इसको खींचना चाहूं दूर, तो क्या मैं इसे बाहर निकाल सकता हूं क्या? देखो, ये तो सिंपल सी ऐसी बात हो गई कि ये मार्कर है, ये अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ की ग्रेविटी से, नीचे जाना चाह रहा है, तो क्या मैं इसे ऊपर नहीं ले जा सकता? बिल्कुल ले जा सकता हूं, लेकिन अपने आप नहीं जाएगा ये। मुझे क्या करना पड़ेगा? ऊपर ले जाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स लगाने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी क्रिएट करना पड़ेगा कि मैं केवल फोर्स लगाऊं उससे ये ऊपर नहीं आएगा। फोर्स तो लग रहा है, इसको नीचे नहीं जाने दे रहा हूं, इसका मतलब फोर्स तो लग रहा है, लेकिन अगर इसको ऊपर लेके आना है तो फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी क्रिएट करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मुझे इस मार्कर को अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर ले जाना है तो मुझे फोर्स भी लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट भी जनरेट करना पड़ेगा, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों मिलकर क्या प्रोड्यूस करते हैं? वर्क। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स
मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क की जो यूनिट होती है वो एनर्जी की यूनिट होती है। वर्क और एनर्जी एक दूसरे से इंटररिलेटेड होते हैं। वर्क की यूनिट होती है जूल, एनर्जी की यूनिट भी होती है जूल। इसका मतलब अगर मुझे इस मार्कर को ऊपर ले जाना है तो मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी। यहाँ पे जो दोनों सब्सटेंस को रब किया तो हीट एनर्जी जनरेट हुई। वो हीट एनर्जी यहाँ पे क्या करेगी, इसको वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देगी, जिससे ये अपने न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है। तो जब भी हम किसी एटम को एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके एटम से बाहर निकल के आ जाता है। तो जैसे ही ये बाहर निकल के आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि पहले इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो अब 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, इसका मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो जब भी हम दो सरफेसेस को रब करते हैं एक दूसरे के ऊपर तो एक सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरी सरफेस को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, जिससे होता क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है, एक नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ऐसा नहीं है कि हम ए में से इलेक्ट्रॉन को खींच के निकाल लेते हैं और बी को दे देते हैं। हीट एनर्जी जनरेट होती है तो एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एक सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरे में जाते हैं। जिससे निकलेंगे वो पॉजिटिवली चार्ज, जिसके अंदर जाएंगे इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिवली चार्ज। तो अब कई लोग मुझसे पूछते हैं, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें कैसे पता चले कि किस पे पॉजिटिव चार्ज होगा किस पे नेगेटिव। तो देखो, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जिसके लिए इलेक्ट्रॉन निकालना इजी नहीं होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो आज हमने पढ़ा है फ्रिक्शन के बारे में। आगे की क्लासेस में हम ये दो मेथड भी पढ़ेंगे, कंडक्शन और इंडक्शन। ये दो मेथड भी आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। अभी वक्त हुआ नहीं है कि आपको कंडक्शन और इंडक्शन के बारे में बताया जाए। आप चाहो, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है तो आप बुक से पढ़ो, रेफर करो, और अगली क्लास में मैं इन दोनों मेथड के बारे में भी डिस्कस करूंगा। अभी मुझे कुछ चीजें, कंसेप्ट आपके क्लियर करने के लिए मुझे बताना जरूरी था फ्रिक्शन। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी है, अब उन प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, जैसे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। बात कर लेते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की। तो देखो, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट में पास आर कॉल्ड कंडक्टर्स। वो सब्सटेंस जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकती है उन्हें कंडक्टर्स कहते हैं। सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट बी पास्ड आर कॉल्ड इंसुलेटर। जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकती उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। लेकिन चलो ठीक है, ये डेफिनेशन तो ठीक है, लेकिन इससे हमें ये नहीं पता चलता है कि कंडक्टर्स के अंदर ऐसी क्या खास बात होती है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, और इंसुलेटर्स में ऐसी कौन सी चीज मिसिंग होती है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है, हमें पता है हमारी नॉलेज में कि कंडक्टर्स कहते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, इंसुलेटर जिनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या होता है कंडक्टर्स के अंदर, ऐसा क्या होता है इंसुलेटर के अंदर कि वो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं या पास नहीं होने देते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से समझते हैं कि क्यों कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, क्यों इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं। तो उसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, आपको पता है इंसुलेटर्स के एग्जांपल होते हैं वुड, पेपर, रबर, गैसेस। जितनी भी हवाएं गैसेस हैं बहुत सारी इंसुलेटर होती हैं। क्योंकि मान लो कोई स्विच बोर्ड है, ठीक है, ये स्विच बोर्ड है और यहाँ पे जो बटन है वो मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको छूता नहीं हूं, थोड़ा सा अपने फिंगर को डिस्टेंस पे रखता हूं, तो क्या करंट मेरी बॉडी में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि अभी उस स्विच और मेरे हाथ के बीच में जो गैप है उस गैप में एयर है, और एयर कभी इलेक्ट्रिक करंट को स्विच से मेरे हाथ में जाने नहीं देती है, क्योंकि एयर तो इंसुलेटर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एयर तो होती है इंसुलेटर। लेकिन वहीं अगर मैं डायरेक्टली अपनी फिंगर को स्विच के कांटेक्ट में ले आऊं तो फिर मुझे करंट पास होगा मेरी बॉडी में। क्यों? क्योंकि अब मेरी बॉडी जो है वो कंडक्टर है, और जैसे मैंने इसे टच किया तो करंट मेरी बॉडी में फ्लो करने लगा। तो हमेशा ध्यान रखना, हवा या एयर जो होती है वो इंसुलेटर होती है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कंडक्टर का, एक एग्जांपल ले लेते हैं इंसुलेटर का। कंडक्टर ले लेते हैं ऑक्सीजन, और कंडक्टर ले लेते हैं Fe, आयरन। जितने भी मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर ले लेते हैं ऑक्सीजन, जो हवा है। Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, ऑक्सीजन का होता है 8। तो Fe का एटॉमिक स्ट्रक्चर बना है, तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में
8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन, और चौथे में देखो रिमेनिंग कितने बचे हैं, रिमेनिंग बचे 8, तो बाकी के 8 चले जाएंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इस तरीके से। इसी तरीके से ऑक्सीजन की बात करें तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मैं यहां से इलेक्ट्रॉन Fe के एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहूं और ऑक्सीजन के एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहूं, तो देखो दोनों ही केस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अभी हमने बात की थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है बेसिकली न्यूक्लियस में बैठे प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज से, तो डायरेक्टली अपने आप तो ये जा नहीं सकता, इसे ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स भी लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट भी जनरेट करना पड़ेगा। फोर्स भी लगाना पड़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी जनरेट करना पड़ रहा है, इसका मतलब है क्या करना पड़ रहा है, वर्क। और कोई भी वर्क को करने के लिए हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब अगर मैं इस Fe के एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहूं तो पॉसिबल तो है, लेकिन एनर्जी लगेगी। इसी तरीके से ऑक्सीजन के एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कौन से एटम में एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो देखो Fe के एटम में एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफी ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो इसे बाहर निकालने के लिए एनर्जी कम लगेगी, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स कम हो चुका है। इसके अलावा जो बाकी के 25 इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं ये इसे रिपेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इजी है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के थोड़ा पास है तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो उसे बाहर निकालने के लिए भी एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो देखा जाए तो Fe के अंदर जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे 0 एनर्जी की जरूरत होती है, मतलब बिना किसी एनर्जी के ही इलेक्ट्रॉन बाहर आने लग जाते हैं। रूम टेम्परेचर पे ही इनको इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आने लग जाए, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो पहले जब ये एटम के अंदर थे तब कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे, अभी ये बाहर आ चुके तो इनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए इनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो Fe या मेटल्स जो होती हैं जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा होता है, हायर एटॉमिक नंबर के जो मेटल्स होती हैं उनके पास ऐसे लाखों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, लेकिन जो इंसुलेटर्स होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर नहीं आते हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मौजूद होते हैं, मेटल में होते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है, जब हम उन्हें बैटरी से कनेक्ट करते हैं, देखो जैसे हमने एक वायर ले ली आयरन की, ये Fe की वायर है, इसे हमने एक बैटरी ले ली। देखो बैटरी आपने सेल देखा होगा, सेल पे हमेशा 2 टर्मिनल होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो जैसे ही हम एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं इस वायर से जो कि आयरन की बनी हुई है, तो इस आयरन के पास तो लाखों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जैसे हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी के प्लस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर इसकी तरफ जाने लगते हैं। तो जैसे ही ये जाते हैं तो देखो चार्ज क्या हुआ, चार्ज फ्लो करने लग गया, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग गए। तो इसीलिए जो मेटल्स होती हैं या जो कंडक्टर्स होते हैं वो तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने देते हैं, लेकिन यहीं अगर मैं कोई वुड, कोई लकड़ी का टुकड़ा रख दूं, यहाँ पे कोई वुड का ब्लॉक रख दूं, वुडन ब्लॉक, तो इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे भी तो भी अंदर अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो वो जा भी नहीं पाएंगे। इसीलिए इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिक करंट कभी सप्लाई नहीं हो पाती है, कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो पाती है। रीजन क्या है, क्योंकि कंडक्टर के पास लाखों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई कर सकते हैं।